हेलो एवरीवन, आई ललित धनगर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज है 1 अप्रैल 2024। आज हम idioms एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। इट्स बीन ए वाइल बट स्टिल वी आर हियर। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। तो पहला जो idiom है वो हमारा है अ मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो मतलब होता है घास फूस, ठीक है। घास फूस से बना हुआ व्यक्ति कैसा होगा? कमज़ोर होगा, है ना। उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होगा। जैसे ये स्केयरक्रो दिख रहा है आपको? स्केयरक्रो क्या है? दूर से देखने में डरावना लगता है, ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, कोई हथियार लिया हाथ में खड़ा है, तो कोई वगैरह जानवरों को भगाने में काम आता है। पर आप उसके पास जाते हो तो आपको पता चलता है कि तो घास फूस से बना हुआ निर्जीव आदमी है, सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर। तो मैन ऑफ स्ट्रो कैसे रहेगा? कमज़ोर रहेगा, ठीक है। कमज़ोर आदमी को हम क्या बोलेंगे? ए मैन ऑफ स्ट्रो। तो ऑप्शंस में हमारे पास अवर्दी फेलो नहीं, एन अनरीजनेबल पर्सन बिल्कुल नहीं, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस यही हमारा आंसर रहेगा। बाकी ये नहीं और ना ही गोट अ वेरी एक्टिव पर्सन नहीं। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स, दे शुड लर्न नॉट टू लुक गिफ्ट हाउस हॉर्स इन द माउथ। तो भाई क्या करते हैं, अक्सर जो चिल्ड्रन रहते थे, बच्चे रहते हैं, वो कंप्लेन करते रहते हैं उनके पेरेंट्स जो भी गिफ्ट देते हैं उनको लेकर। पर उनको ये पता होना चाहिए, दे शुड लर्न दैट नॉट टू लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो जो भी आपको जो घोड़ा मिले, जो गिफ्ट में मिले, उसको उसके मुंह में नहीं देखते। देखो ये आई कहाँ से ये कहावत? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बेल वगैरह रहते हैं ना गाँव में। अगर आप आज भी अगर गांव से जुड़े हो तो जब बेल की खरीदारी वगैरह करते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, उनके सींग जो रहते हैं वो तो छोटे कर दिए जाते, उनको काट दिए जाते, तो उनसे वो जवान लगते हैं। पर जब बेल को आप देखते हो, उसके मुंह में देखते हो, तो उसके जितने भी दांत रहते हैं उसके हिसाब से पता लगाया जा सकता है कि बेल कितना बुजुर्ग है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से। वैसे ही जब ये ब्रिटिश में होता था तो वहाँ पर जब घोड़ों की खरीदारी करते थे तो वहाँ पर भी ये देखते थे। वो क्या करते थे, जब खरीदारी करने जा रहे हैं तो घोड़े के मुँह में देखते थे, ताकि कोई दांत सड़ा तो नहीं है या घोड़ा कितना पुराना उससे पता चल सके। बाहर की बनावट से तो ऐसा लगता है कि घोड़ा जवान है, पर जब दांत में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि घोड़ा कितना बुजुर्ग है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई गिफ्टेड हॉर्स मिले या कोई सी गिफ्टेड चीज़ मिले तो उसमें आप कमियां ना निकालें, बस इतना ही मतलब है कि कोई सी चीज़ आपको गिफ्ट में मिले उसमें कमियां नहीं निकालते। नॉट टू लुक एट अ हॉर्स माउथ नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं होगा, जो मीनिंग बताया गया वैसा नहीं होगा, उसके अलावा रहेगा। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट्स रिसीव्ड, बिल्कुल जो आपको गिफ्ट मिली है, जो भेंट मिली है, उसमें कभी आप फॉल्ट ना निकाले, है ना, गलतियाँ ना निकाले। नॉट टू आस्क फॉर मोर गिफ्ट नहीं, नॉट टू फाइंड गुडनेस इन द गिफ्ट नहीं। आंसर बी होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट 63, टू बी अबाव बोर्ड। टू बी अबाव बोर्ड, अब देखो अगर हम इसका हमने नहीं पढ़ा है ये, तो टू बी अबाव बोर्ड मतलब हम समझेंगे किसी ऑथोरिटी के ऊपर होना। भाई कोई ऑथोरिटी है, कोई बोर्ड मेंबर से, उनके ऊपर किसी व्यक्ति को तवज्जो देना, उसको हम बोल देंगे टू बी अबाव बोर्ड, बिल्कुल। पर ये नहीं है। अगर हमने ये इडियम अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो हम यही तुक्का लगा के आएंगे, और कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये आंसर रहेगा। ऑप्शंस में ये दिया गया होगा टू बी अबाव ऑथोरिटी या फिर हैविंग एक्सेस पावर, ऐसा कुछ रहेगा। जैसे यहाँ कुछ दिया गया है क्या, टू हैव गुड हाइट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस, हैविंग नो डेट्स, ट्राई टू, ये चलो इसमें तो कम से कम इस ऑप्शंस में नहीं है। अब देखो इसको समझ लेते हैं कहाँ से हुआ। टू बी अबाव बोर्ड मतलब क्या होता है, जब भी कोई बोर्ड गेम होता है ना, मीटिंग होती है, या फिर जैसे ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पर इस लड़के के हाथ दिख रहा है आपको, दोनों हाथ टेबल के ऊपर है, मतलब ये अपनी बात रखने में ईमानदार है। जो भी इसकी बात हो रही है उसमें ये ईमानदारी रख रहा है। तो जब भी आप कोई डिस्कशन करें या आप चेस गेम खेल रहे हो या फिर बोर्ड गेम, जिसमें भी आपको आपके हाथ जो है टेबल के ऊपर रहना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि टेबल के नीचे से रिश्वत दे दी जाती है, तो टेबल के नीचे से जो भी काम होता है वो क्या होता है, 2 नंबर का काम होता है, वो बेईमानी वाला काम होता है। और जो भी टेबल के ऊपर वाला काम होगा वो नंबर 1 में काम होगा, वो ईमानदारी वाला काम होगा। तो टू बी अबाव बोर्ड मतलब होता है ईमानदारी रखना, अपने काम में ईमानदारी रखना, टू बी ऑनेस्ट, बस टू बी ऑनेस्ट इज द आंसर। टू हैव अ गुड हाइट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, आंसर बी होगा कि भाई कोई सी भी बिजनेस डील हो या कोई सा भी गेम हो, उसमें आप ऑनेस्ट रहो, टू बी अबाव बोर्ड, आप ये इडियम यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू क्राई वुल्फ, देखो ये एक भेड़िया और जो भेड़े हैं उसकी कहानी हमने सुनी थी कि एक बच्चा रहता है, वो अपनी भेड़े चराते रहता है और गांव वालों को परेशान करता है कि बचाओ बचाओ मेरी भेड़ों को, जो भेड़िया खा रहा है।
पर वो 2-3 बार गांव वाले आते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि ये हमेशा बेवकूफ़ बनाता है। तो जब भेड़िया असल में आ जाता है तो क्या होता है, ये जो चाहे चिल्लाता है पर गांव वाले नहीं सुनते, गांव वाले समझते हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो असली टाइम पर वो पहुंचते नहीं हैं। ठीक है, टू क्राई वुल्फ मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलना। टू लिसन ईगरली नहीं, भाई किसी को सावधान अच्छे से सुनना नहीं, बिल्कुल नहीं। टू गिव फॉल्स अलार्म, आप किसी को झूठ बोल रहे हो, टू गिव फॉल्स अलार्म। टू टर्न पेल स्कोर्स 0 नहीं। टू कीप ऑफ स्टारवेशन, कि आप भूख से नहीं मर रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65। ही इज ऑन द रोंग साइड ऑफ 70। रोंग साइड ऑफ 70 यहाँ उम्र की बात हो रही है, एज की बात हो रही है कि आप 70 तक हो तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, 70 के ऊपर हो गए तो आप रोंग साइड ऑफ 70 हो, आप कभी भी मौत आपके कभी भी दस्तक दे सकती है। दैट्स इट। तो यहाँ बुजुर्ग आदमी है, ही इज़ ऑब्वियसली रोंग साइड ऑफ 70, मतलब 70 के ऊपर हो, मतलब आप कभी भी आप भाई भगवान को प्यार हो सकते हो। दैट्स इट। मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन ए इज द आंसर। लेस देन 70 ईयर्स ओल्ड नहीं, 70 ईयर्स ओल्ड बिल्कुल नहीं, 80 ईयर्स ओल्ड नहीं। 80 ईयर्स ओल्ड इज ऑब्वियसली रॉन्ग साइड ऑफ 70, बट ये बहुत स्पेसिफिक नंबर हो जाएगा ना, तो अबाव 70 जितने भी नंबर है वो सभी रॉन्ग साइड ऑफ 70 है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 66। टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम मतलब होता है किसी बात को बहुत स्पष्ट कर देना। देखो इसका कोई खास ओरिजिन है नहीं, देयर इज नो पर्टिकुलर ओरिजिन अबाउट दिस इडियम, पर हम इससे ये पता लगा सकते हैं टू ड्राइव होम मतलब कोई सी बात जो भी है आप स्पष्ट कर देते हो, क्लैरिफाई कर देते हो, उसको जोर देकर उसको बोलते हैं टू ड्राइव होम, है ना, स्पष्ट कर देना, बात को स्पष्ट कर देना। दैट्स इट। टू फाइंड वंस रूट नहीं, अपनी जड़ें खोजना बिल्कुल नहीं। टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट नहीं। देखो अगर हमें ये नहीं पता होगा ना तो हम या तो ये लगा देंगे या फिर ये लगा देंगे, और जो दोनों ही गलत है। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन भी गलत है और टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट भी गलत है। एक्चुअल आंसर है टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब कोई सी बात को आप जोर दे रहे हो, हाँ, जोर देना, किसी बात को क्लैरिफाई करना। टू क्लैरिफाई विथ एम्फेसाइज। ठीक, आप एम्फेसाइज कर रहे हो देन यू आर क्लैरिफाइंग इट। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं 67। 67। व्हाट एग्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। एग्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर, भाई किस चीज़ ने आपको प्रभावित करा, किस चीज़ ने आपको एनकरेज करा, ऐसा क्या आपके मन में था कि आप सोशल वर्कर बन गए हो। तो व्हाट अर्ज्ड बिल्कुल, डैम्पेन नहीं होगा, हिंडर्ड भी नहीं होगा, डिस्करेज नहीं, तीनों ही नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है। अर्ज नहीं है। अर्ज मतलब आपने किस चीज़ ने आपको प्रभावित करा, किस चीज़ ने आपको एनकरेज करा, अर्ज्ड। मैनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी। 68 वाला इडियम। तो नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब क्या होता है, देखो पुराने ज़माने में क्या लाइट वगैरह होती नहीं थी, बिजली जो हम अभी बल्ब वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो होती नहीं थी। तो कोई भी काम अगर रात में आप कर रहे हो तो आपका जो भी मास्टर है, से ये कोई मास्टर है, ठीक, ये कुछ कार्व कर रहा है, ये कुछ बना रहा है, स्टोन से कुछ मूर्ति वगैरह बना रहा है, तो रात में आपको उजाला चाहिए। तो रात में उजाला दिखाने वाला भी थोड़ा स्किल्ड आदमी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मूर्ति अगली टाइम पे भी जो मेरे गुरु हैं ये अगली छेनी कहाँ मारेंगे। ठीक है, ये छेनियाँ थोड़े से कुछ जो स्टोन है उसको कार्व कर रहे हैं, उसको कुछ स्टेचू वगैरह में तब्दील कर रहे हैं, तो इसको ये जो अपेरेंटिस है इसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ उजाला दिखाऊं। वरना अगर थोड़ा नो सीखिया अपेरेंटिस होगा तो उसको पता ही नहीं होगा छेनी की मार यहाँ चाहिए और यहाँ उजाला चाहिए, वो पता चला मास्टर के चेहरे पे उजाला दिखा रहा, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका कोई टैलेंटेड मास्टर है, उसकी अगर आप कैंडल होल्ड करने लायक हो तो आप स्किल्ड हो। पर यहाँ पर क्या बोला, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब आप जो महात्मा गांधी, यहाँ पर जो महात्मा गांधी वो मास्टर है और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए कैंडल पकड़ने लायक भी नहीं है। ठीक है, सुपीरियर, इक्वल, इन्फीरियर एंड इनडिफरेंट। इन्फीरियर होगा क्यों, क्योंकि यहाँ नोट आ गया है, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, इन्फीरियर, दैट्स इट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 69. ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेसिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस। देखो हमारे यहाँ एक कहावत है कि भैंस ही नहीं दरवाज़ा फोड़ना, मतलब आप भैंस नहीं लेके आए हो पर दरवाज़ा फोड़ रहे हो कि भाई मेरी भैंस तो इतनी बड़ी होगी तो मैं दरवाज़ा इतना फोड़ता हूँ,
तो इस तरह से, मतलब मुंगेरी लाल के सपने, जो शेख चिल्ली वाले सपने नहीं रहते, एक मुर्गी आएगी, फिर उससे अंडे निकलेंगे, फिर अंडे से 10 मुर्गी होंगी, फिर 10 मुर्गे से 100 अंडे, 100 अंडों से 1000 मुर्गे। तो इस तरह से ये सब बकवास वाली बातें होती। तो आपने कुछ काम किया नहीं और सपने पहले देखते हो। ही इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब वही कि आप क्या कर रहे हो, आप जो भी काम है आप सब गलत तरीके से कर रहे हो। सॉरी, आप जो भी काम है गलत तरीके से कर रहे हो। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया शायद, हाँ, जो भी आप काम हो गलत तरीके से कर रहे हो इज इक्वल टू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, बिल्कुल सॉरी, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे इज द, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी सभी गलत होंगे। डूइंग अ थिंग इन द राइट वे नहीं होगा। कमिटिंग अ ग्रेट क्राइम, बिल्कुल नहीं। डूइंग थिंग्स मेटिकुलसली, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे। भाई आप घोड़ा गाड़ी कैसे चलता है, पहले घोड़ा आता है फिर गाड़ी आती है। अब गाड़ी पहले रख रहे हो फिर घोड़ा पीछे बांध रहे हो, तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो ऑब्वियसली आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हो, दैट्स वाई इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 70 आई ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन। फील हिज पल्स मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना। भाई मैं उसका नज़रिया देखना चाह रहा था पर मेरी कोशिश वेन में चली गई, इट हैज गॉन इनटू वेन, मतलब वो सब खराब हो गई। फाइंड हिज व्यूज, बिल्कुल फाइंड हिज व्यूज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी सी डी आर रॉन्ग आंसर्स। एनलाइटन हिम, आर्ग्यू विथ हिम, गाइड हिम, ऑल आर रॉन्ग आंसर। फील हिज पल्स मतलब किसी का आप नज़रिया जानना चाहते हो, उसकी बात जानना चाहते हो, दैट्स इट। 71 बढ़ते हैं। फॉर दिस एक्ट ऑफ इनडिफरेंस ही विल बी टेकन टू टास्क बाय द ऑथोरिटी। टेकन टू टास्क मतलब होता है, टेकन टू टास्क मतलब होता है आपको कोई सी अथॉरिटी पनिश कर रही है, फिर आपको कस्टडी में ले रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, दैट्स इट, टेकन टू टास्क। ही विल गेट एन ऑफिशियल रिप्रिमांड फ्रॉम द अथॉरिटी। ही विल बी रिवार्डेड बाय द अथॉरिटी, बिल्कुल नहीं होगा। ही विल टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू द अथॉरिटी, नहीं। ही विल बी इंटरेस्टेड विद एन ऑफिशियल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर कि भाई आपने जो भी काम करा उसके लिए यू विल बी टेकन टू टास्क, आपके लिए आपको ऑफिशियल रिप्रिमेंट दिया जाएगा, आपको ऑफिशियल समन किया जाएगा, है ना, एक लेटर आएगा आपके लिए कि आप बताओ भाई आपने ये क्यों किया, दैट्स इट। नेक्स्ट बढ़ता है 72। डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई। देखो, ईट हम्बल पाई मतलब वही होता है कि कड़वा घूट पी लेना, घूट पीना। भाई आपकी एरोगेंस शुरुआत में थी पर कुछ प्रेशराइज करा तो जो भी कड़वा घुट था आप पी गए ना, आप अपना जो भी गुस्सा था वो पी गए, आप अपना मान मार के आप जो भी काम था वो पी गए। ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी सी डी नहीं होंगे। ही मेंटेन कंपोजर, बिल्कुल नहीं। ही फेल्ड टू प्रोटेस्ट इवेंचुअली, नहीं। ही एक्सेप्टेड द फूड ऑफर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो यील्ड का मतलब 2-3 मतलब होते हैं। एक तो पैदावार होता है, ठीक है, एक पैदावार होता है और किसी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो। टू एक्सेप्ट डिफीट, एक्सेप्टिंग डिफीट इज ऑल्सो यील्ड, टू यील्ड, है ना, किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसको भी यील्ड बोलते हैं। ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73। द पुलिस कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो जो भी एक्सप्लोजन हुआ, जो बॉम्ब वगैरह फटा होगा, दैट्स इट, जो भी एक्सप्लोजन होगा उसके बाद पुलिस ने क्या करा, जो एरिया सील कर देते ना कि आप उस एरिया में एंट्री नहीं रहती, सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को एंट्री रहती है, दैट्स इट। तो कॉमन पब्लिक के लिए क्या कर दिया जाता है, ये देखो यहाँ पर एरिया सील कर दिया गया है। कुछ भी घटना दुर्घटना होती है तो उसको एरिया सील कर देते, कॉर्डन ऑफ कर देते, आइसोलेट कर देते, उसको अलग थलग कर देते, वहाँ पर आम पब्लिक नहीं जा सकती, दैट्स इट। तो उस एरिया को कब बोलेंगे हम, कॉर्डन ऑफ, अलग थलग कर देना। द पुलिस चेक्ड एवरीवन इन द एरिया, नहीं। द पुलिस डिड नॉट अलाउ एनीवन टू लीव द एरिया, नहीं। द पुलिस फिल्ड द होल एरिया, नहीं। द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग कर देना, दैट्स इट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 74। द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स। देखो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की, ओरिजिन भी क्या होता है। जब नया बच्चा पैदा होता है ना, जानवरों का या गाय का, हम तो खैर ह्यूमन से थोड़े डेवलप्ड हो चुके हैं, तो क्या करता है, जैसे गाय का बछड़ा पैदा होता है तो इसकी माँ क्या करती है, उसको साफ करने लगती है, क्योंकि जो भी वूम से जो भी लिक्विड वगैरह रहता है उसको पूरा चिपका रहता है बच्चे से, तो उसकी माँ चाट चाट के उसको साफ करती है। बट और फिर आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद आप देखोगे, एक तो गाय का बछड़ा है ना जल्दी खड़ा भी हो जाता है पैरों पे, तो आप 2 घंटे 3 घंटे बाद देखोगे तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि बच्चा आज पैदा हुआ या कल पैदा हुआ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए
आपको एक तरीका है जानने के लिए, उसका जो कान है उसके पीछे अगर आपको गीला पता चलता है, हाथ लगाने पे गीला है, तो आप समझ जाओगे कि अभी 3-4 घंटे पहले ही पैदा हुआ, क्योंकि ओबियसली कान के पीछे वाली जगह हो सकता है जो काऊ मदर है वो साफ़ करना भूल गई है, ये रह जाता है। एक और इसका है, तो ये न्यू कमर के लिए बोला जाता है, जो न्यू कमर रहता है ना, मतलब इनएक्सपीरियंस लोग, इनएक्सपीरियंस, जिनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, उसको बोलते हैं। एक और इडियम रहता है ग्रीन हॉर्न, ये भी इससे रिलेटेड है। जब नया बछड़ा पैदा होता है तो उसके जो सिंग रहते हैं ना वो ग्रीन रहते हैं, कच्चे रहते हैं, क्योंकि वो फिर समय के साथ पकते हैं तो वो ग्रीन जो ग्रीनिश कलर रहता है वो सिंग से हट जाता है, हॉर्न से हट जाता है, तो ग्रीन हॉर्न भी इसका ही मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमारे पास है स्टूपिड एंड स्लो विटेड नहीं, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, बिल्कुल कि भाई जवान भी और इनएक्सपीरियंस, अनुभव, सॉरी नॉट क्रॉस, दिस इज द राइट आंसर। ड्रेंच्ड इन रेन नहीं, बरसात में गीला हो जाना नहीं। अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक नहीं, आलसी और अनपंक्चुअल नहीं, दैट्स इट। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट 75 Mrs. Roy keeps an open house on Saturday evening parties. You will find all kinds of people there. देखो, कीप्स एन ओपन हाउस, कीप्स एन ओपन हाउस मतलब सबके लिए खुला है, जैसे अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं 24 घंटे खुले हैं। कीप्स एन ओपन हाउस, जब हम बोलते हैं कि अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले, तो क्या है? वो रहता है सोमवार से शुक्रवार, आई थिंक सैटरडे रहता है कि नहीं रहता, आई डोंट नो, बट वो उसका टाइमिंग होगा कि 10 से आप 5 तक ही जा सकते हो ना, 10 AM to 5 PM, तो तब तक आपके, पर हम बोलने के बोलते हैं कि अदालत के दरवाजे हमेशा खुले सबके लिए, तो हमेशा खुले मतलब 24 आवर खुले नहीं है, एक टाइम रहता है जब वो बंद हो जाता है। तो इसी तरह से मिसेस रॉय कीप्स एन ओपन हाउस, कीप्स एन ओपन हाउस मतलब उनके लिए जो सैटरडे के दिन पार्टी करते हैं तो सबके लिए खुला है ना, वो क्या करते हैं, वो वेलकम करते हैं सभी को। कीप्स द डोर ऑफ द हाउस ओपन नहीं, कीप्स द गेट्स ओपन फॉर अ फ्यू पर्सन, वेलकम्स ऑल मेंबर, दैट्स इट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेलकमिंग ऑल मेंबर्स, तो आप सभी का स्वागत है, हम बोलते हैं कीप्स एन ओपन हाउस। ठीक, नेक्स्ट 76 द मैन चेंज्ड कलर्स व्हेन आई क्वेश्चनड हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो भाई जब मैंने फंड्स के एलोकेशन के बारे में क्वेश्चन उससे करा, मैंने आस्क्ड हिम, तो उसने कहा चेंज कलर्स मतलब नम हो गया ना, मतलब वो चेंज हो गया, कलर पेल हो गया उसका, घबरा गया, तो टर्न पेल, नॉट गेटिंग नम इज नॉट द राइट आंसर, टर्न पेल, कि भाई उसकी हवाइयाँ उड़ गई, हम बोलते हैं ना हिंदी में हवाइयाँ उड़ जाना, दैट्स इट, उसकी हवाइयाँ उड़ गई। जैसे मैंने उसके उस एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में पूछा तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई। गोट नम नहीं, टर्न हैप्पी नहीं, गेट मोटिवेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अब ये जो दो है ना, ये तो आप आसानी से ऑप्शन आउट कर दोगे। देन यू हैव गोट नम्ड एंड टर्न पेल, गोट नम भी नहीं होगा ना, नर्वस नहीं, टर्न पेल, उसके एकदम हवाइयाँ उड़ गई, ये जैसे हम बोलते हैं। ठीक, इफ़ समहाउ अगर नहीं आता, टर्न पेल भी नहीं आता है, यहाँ मान लो और कुछ होता है कि जैसे ही क्राइड, ही स्टार्टेड क्राइंग, तो फिर गोट नम्ड कहीं ना कहीं हम उसको राइट मानते, है ना। नेक्स्ट 77 वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम फॉर हिज असाइनमेंट एज इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड ही इज़ लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो भाई हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम फॉर दिस असाइनमेंट, सो नॉट हिज, फॉर दिस असाइनमेंट, हम इस असाइनमेंट के लिए उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें केयरफुल हैंडलिंग चाहिए, और वो उसका नेचर कैसा है, लाइक ए बुल इन अ चाइना शॉप। देखो चाइना शॉप में क्या है, क्रॉकरीज रहती है ना, चीनी मिट्टी की बनी रहती है ना क्रॉकरीज, इसको हम बोलते हैं चाइना शॉप में, तो वो बहुत आसानी से टूट जाती है। मान लो आप एक फीट की ऊंचाई से भी आप गिराओगे तो बहुत ऑब्वियस है कि वो टूट सकती है। और अगर आप एक बुल को, एक बेल को आप उस चाइना शॉप में घुसे दोगे, वो क्या करेगा, बेल बुद्धि है, वो क्या करेगा, बहुत जल्दी सारी सामान उथल पुथल कर देगा, तोड़ देगा। तो तो क्या क्या हमारे पास है, ए फेलिसिटियस पर्सन नहीं, अ क्लमजी पर्सन, अ टेक्टफुल पर्सन, अननोन नॉनसेंस पर्सन। तो क्या होगा चार के ABCD। देखो फेलिसिटियस मतलब होता है जो टिप टॉप रहता है, ठीक है, जो टिप टॉप रहता है, एकदम जो जमा जुता आदमी रहता तो वो नहीं होगा। क्लमजी बिल्कुल होगा, क्लमजी पर्सन रहता ना वो होगा। टैक्टफुल भी नहीं होगा, ये दोनों एक जैसे हैं। अननोन नॉनसेंस पर्सन, ये तीनों एक जैसे हैं एक्चुअली, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 78 द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पीक एंड स्पान।
स्पिक एंड स्पान मतलब क्या होता है, टिप टॉप रखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ओपन, लॉक्ड, सेफ, टाइडी, टाइडी इज द राइट आंसर। देखो स्पिक एंड स्पान मतलब, स्पिक का एक मतलब होता है नेल, ये इंग्लिश में नहीं होता पर दूसरी भाषा में जो लैटिन भाषा है उसमें रहता है नेल। तो नेल और स्पान मतलब न्यू। तो फ्रेश नेल कैसे रहती है, देखो अगर आप नेल को 2-3 दिन रखोगे, जो कीले रहती है उनको 2-3 दिन आप रखो तो उनमें जंग लग जाएगी, दे गेट रस्टेड, ठीक है, उनमें रस्ट लग जाएगी। और नई नेल कैसी रहती है, बिल्कुल साफ सुथरी चमकती है, शाइनिंग नेल रहती है। तो आप कैसे रखोगे, स्पिक एंड स्पान, भाई नई कील जैसा आप रखोगे बिल्कुल हाउस को, समझ गए आप। 79 ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब होता है किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो बिल्कुल लाउड, है ना, किसी चीज़ के अगेंस्ट आप कुछ प्रदर्शन कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एन अप्रोर, है ना, आप कुछ लाउड प्रदर्शन कर रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं एन अप्रोर। नेक्स्ट एंड एंड लास्ट, टू विन लॉरेल्स। लॉरेल से मतलब होता है कि हीरे जवाहरात, ठीक। अभी ये कहाँ जाता है, सॉरी, टू विन लॉरेल्स। अब जी जब ओलंपिक्स वगैरह होते हैं ना ग्रीस में, एथेंस में होता है, ग्रीस में तो आई डोंट नो, शायद एथेंस में। तो वहाँ पर जो ओलंपिक्स वगैरह होते थे तो वहाँ पर जो ओलंपियन रहता था ना, ओलंपिक चैंपियन रहता था, उसको करता था जो राजा था वो उसको लॉरेल से नवाजते थे। तो टू विन लॉरेल्स मतलब आप किसी चीज़ को जीत चुके हो, टू अचीव सक्सेस, दैट्स इट, टू अचीव सक्सेस। टू विन द हार्ट्स ऑफ लेडीज नहीं, टू विन प्रेस नहीं, टू विन लॉटरी बिल्कुल नहीं, टू अचीव सक्सेस, यू हैव सक्सीडेड, दैट्स वाई यू हैव वन द लॉरेल, है ना। हीरे जवाहरात क्या करते थे उस टाइम पे, जो भी ट्रॉफी वगैरह रहती थी उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो टू विन लॉरेल्स, दैट्स इट, दैट इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको हमने जो अभी 20 इडियम्स एंड फ्रेसेस देखे हैं वो आपको समझ में आएंगे। मैंने कोशिश करी कि इनकी ओरिजिन स्टोरी आपको सुनाऊं ताकि उससे आपको याद रहे। देखो आपको इनको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बस वीडियो 1-2 बार आप देख लें, बस दैट्स इट। आपको अगर स्टोरी, बैक स्टोरी याद है और थोड़ी ठीक ठाक आपकी अंग्रेजी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ठीक ठाक आपकी अंग्रेजी है, तो आप इसको याद रख लेंगे। इडियम्स एंड फ्रेसेस का यही, आप 1 से 2 बार उनको देखें, रटने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और जो मेरा आप अपना जो एक्सपीरियंस है इसको वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट हाँ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं सेशन को, दैट्स इट। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।